ताबियत, गैस और कब्ज जैसे अमराज इस कदर आम हो चुके हैं कि हर दूसरा फर्द इनके हाथों तंग दिखाई देता है। और मिलावट से भरपूर और मसनूई ग़िज़ाई अज्जा के इस्तेमाल से मैदे की कुदरती कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह जाती है। और जब नामुनासिब और गैर मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल लंबे अरसे तक किया जाता है तो अंतड़ियों में फासद मादा जमा हो जाता है, तो तबीयत में नागवारी, बेचैनी और इस तरह भी कैफियत का इजहार होना शुरू हो जाता है। तो मैदे में तेजाबी मादे बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, तो उनका अखराज गुर्दों के रस्ते बजरिया पेशाब मुश्किल हो जाता है और यही तेजाबी मादे बाद जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों में जमा होकर घंटिया, शैटिका पेन, कमर का दर्द, गुर्दे का नकारा होने का जो अमराज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की अफजाइश, ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब और इवन दो के फौलज जैसे जानलेवा अमराज का बाइस भी बनते हैं। जिस्म में बढ़ते हुए तेजाबी मादों को मेडिकल की ज़बान में यूरिक एसिड कहा जाता है। तो जिस्म में यूरिक एसिड के बढ़ने की वजूहात क्या हो सकती है, इसे बढ़ने से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल यूरिक एसिड लेवल मुतवाज़न रख सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम मंजूर हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अनम, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनम, यूरिक एसिड, कुछ चीज़ें मैंने उसके बारे में बता दी है, बाकी एलेबोरेट आप करें कि यूरिक एसिड है क्या और ये क्या फंक्शंस इसके क्या है हमारी बॉडी के अंदर। बेसिकली मुनीबा, यूरिक एसिड जो है ना हमारी बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है। जब भी हम प्यूरिन रिच फूड लेते हैं, प्यूरिन रिच फूड में हमारे पास जितने भी मीट वगैरह ये सब आ जाते हैं, तो प्रोटीन रिच बेसिकली प्यूरिन जब हम बॉडी में जाता है तो बेसिकली हमारा किडनी ने इसको फिल्टर करना होता है। अच्छा। और इसको बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है। जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं, प्यूरिन रिच फूड है, उनका मेटाबॉलिज्म जब कंप्लीट होता है उसके बाद जो एक्सक्रीट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, इसके अलावा क्रेटिनिन वगैरह की फॉर्म में हमारे किडनी में बनते हैं। किडनी उसको फिल्टर करता है और इसने बॉडी से एक्सक्रीट होना होता है। जैसे आपने कहा कि यूरिन के थ्रू या फीसिस के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी में। अगर ये किसी न किसी डिसफंक्शन की वजह से, अगर वो किडनी में कोई फंक्शन है, डिसफंक्शन है, या आपकी इनटेक बहुत ज़्यादा है प्रोटीन्स की, प्यूरिन रिच फूड्स की, तो इतना ओवरलोड हो गया किडनी के ऊपर कि वो प्रॉपर उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे, या इटसेल्फ किडनी का अपना कोई इशू है कि जिसमें किडनी के नेफ्रॉन्स जो है वो डैमेज है, कोई किडनी डिजीज़ है, तो उसकी वजह से जब उसकी फिल्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो रही तो वो जो यूरिक एसिड है या वो जो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स होता है, ये है बेसिकली कि हमारी किडनी के अंदर सोडियम मौजूद होता है। तो ये जो यूरिक एसिड है या ये जो यूरेट क्रिस्टल्स हैं, जब ये हमारी किडनीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर जब ये एक्सेस में फ़िल्टर आउट नहीं होते, उसके बाद फिर ये वहाँ सोडियम जो मौजूद होता है उसके साथ बाइंड करके क्रिस्टल्स बना लेते हैं। मतलब आसान जुबान में जो लोग जानते हैं, जिनको पथरी कहते हैं, हाँ, हमारे गुर्दे में पथरी हो गई। नहीं, वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। अच्छा। ये होता है कि इसके साथ मिलके जब क्रिस्टल्स बनते हैं ना तो फिर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ये एक्सक्रीट आउट नहीं होते। ओके। फिर ये हमारे जॉइंट्स में, ख़ास तौर पे हमारे रिस्ट में, हमारे एंकल्स में, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, हमारी डिजिट्स हैं, ये वाली जो जॉइंट्स हैं इनके अंदर एक्यूमुलेट होते हैं। ओके। और इसमें फिर पहला सिम्टम ही यही आता है कि पेशेंट्स को जो उनकी एंकल्स हैं उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिस्ट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और पेन बहुत ज़्यादा है कि इवन पेशेंट हाथ मूव भी करता है तो उससे कोई चीज़ ग्रिप भी नहीं कर पाता कि बहुत ज़्यादा उसको पेन होती है। तो ये इस फॉर्म में है कि यहाँ तो आपकी किडनी में कोई डिसफंक्शन है। ओके। अब वो हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, अगर किसी को शुगर ब्लड प्रेशर का मसला है उसकी वजह से डिसफंक्शन हो सकता है, या कोई और बीमारी है उसकी वजह से हो सकता है, या इसकी दूसरी रीज़न ये है कि हमारी इनटेक इतनी ज़्यादा है, हम खा इतना ज़्यादा रहे हैं, किडनी के ऊपर ओवरलोड ही इतना ज़्यादा हो रहा है कि किडनी की कैपेसिटी नहीं है उसको फिल्ट्रेट करने की, तो वो फिर एक्सेस जो है वो हमारे जॉइंट्स में मटेरियल है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे जो फंक्शंस हैं वो डिसफंक्शंस हो रहे हैं, हमारे अंदर जाके वो तबाही मचा रहे हैं। लेकिन फिर इसको सिर्फ इससे किया जा सकता है कि हमारी खाने पीने की जो हैबिट है वो ख़राब है, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता जाता है, या जिन लोगों को ऑलरेडी बीमारी है उनमें ये ज़्यादा पाया जा सकता है? दोनों कंडीशंस में आता है। अच्छा। अगर तो किसी बीमारी की वजह से ये हो रहा है ना तो वो तो फिर एक डिफरेंट चीज़ है, उसमें हम मेडिसिन देंगे, उस डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे। सारा होगा। मेजर अगर ये सिर्फ डाइट की वजह से हो रहा है ना यूरिक एसिड, तो 70-80% केसेस में जस्ट आपकी डाइटरी पैटर्न्स को मेंटेन करने से ये बहुत हद तक ठीक हो जाता है, मेडिसिन की तरफ नहीं जाना पड़ता। अच्छा। एग्जैक्टली। और इसमें बेसिकली हमने जो चीज़ मना भी करनी होती है ना, वो हम कहते हैं कि इसमें रेड मीट, ख़ास तौर पे रेड मीट और ऑर्गन मीट, ठीक है, जितने ये हमारे जैसे कलेजी वगैरह, निहारी, इस तरह की चीज़ें जो है, ऑर्गन मीट और रेड मीट,
ये सबसे ज़्यादा इसमें प्यूरीन पाया जाता है, इसमें यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा बढ़ाने के चांसेस होते हैं। तो ये उन पेशेंट्स को हम बिल्कुल मना कर देते हैं कि उन्होंने नहीं लेना, इसका इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन कब तक इसका इस्तेमाल, मतलब अगर महीने में उन्होंने इस्तेमाल करने या हफ्ते में देखा जाए तो क्या कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करना उन्हें? ये तो उनकी लैब्स की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि कितना % उनका यूरिक एसिड हाई आया। अच्छा, उसके बाद जो रेड मीट मैंने आपको कहा और ऑर्गन मीट, वो तो टोटली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो आपने खाना ही नहीं होता 1 महीना 2 महीने, जब तक उनके लेवल्स नॉर्मल पे नहीं आते। अच्छा। इन केस जब नॉर्मल आ भी जाते हैं ना, तभी हम उसको लिमिट कर देते हैं कि आप 1 वीक 2 वीक लें, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। इसके अलावा बाकी हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें और खा सकते हैं। इसमें जो लीन मीट है, चिकन वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। सी फूड को भी हम लिमिट करते हैं, उसमें भी कुछ हद तक जो प्यूरीन है वो हाई होता है, तो उसमें हम चिकन इसमें हम पेशेंट्स को देते हैं। और दूसरा इसमें बहुत हद तक जैसे हमारी जो बीन्स है ना, लोबिया वगैरह, चने, इसमें भी प्यूरीन सब्सटेंस हाई होता है। तो इन पेशेंट्स में ये भी नहीं दिया जाता। चने, काले चने जैसे लोबिया वगैरह, या चने की दाल, माश की दाल, ये चीज़ें भी इनमें लिमिट करवा दी जाती हैं। इसके अंदर भी प्यूरीन ज़्यादा होता है, ये भी आपको जो है वो यूरिक एसिड बढ़ाने की वजह बन रही होती है। तो ये पेशेंट्स को ये भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या खा सकते हैं? सब्जियों में कौन सी ऐसी चीज़ खा सकते हैं जिनसे उनका जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है एक तो वो कंट्रोल रहे? दालों में क्या खा सकते हैं वो? सब्जियों में भी हम ये कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खानी है। हाँ, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे पेशेंट का एक पेशेंट्स कहते हैं पीछे बचा क्या है, फिर हम खाएं क्या? गोश्त भी नहीं खाना, दालें भी नहीं खानी, आदि जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स है वो भी नहीं खानी। तो इस तरह के पेशेंट्स की चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं क्योंकि हमने जिस उनकी डिजीज़ को जो है वो कवर करवाना है। तो इसमें फिर अगर हम सब्जियों में बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तों वाली सब्जियां जैसे कि साग, पालक और मेथी वगैरह को छोड़ के बाकी जो भी सब्जियां हैं वो पेशेंट खा सकता है, कोई मसला नहीं है। चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम दालों की बात करें तो दाल में मूंग मसूर की दाल इस्तेमाल की जा सकती है। बाकी दालों को थोड़ा सा अवॉइड करें। मूंग मसूर की दाल भी हफ्ते में 1 से 2 बार ले सकते हैं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। अच्छा, बाकी अगर हम फ्रूट्स की बात करें इस तरह, क्योंकि इसमें बेसिकली क्रिस्टल्स बने हुए हैं, उन क्रिस्टल्स को हमने तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए हमें सिट्रस जो फ्रूट्स हैं हमारे, वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर जितने विटामिन सी रिच फूड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं, वो इनमें पेशेंट्स को दिए जाते हैं। यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए एक अच्छी जो टिप मैं दूँ वो ये है कि हम यूजुअली मना करते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर पानी के साथ डाइल्यूट करके आपने नहीं पीना। बहुत से लोग इसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, सुबह के टाइम एग्जैक्टली। और ज़्यादातर लोग इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं। हम नॉर्मल केसेस में जिनको यूरिक एसिड नहीं है उनको कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं लेना क्योंकि वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिनको यूरिक एसिड है उनकी आप बात करें? नहीं, जिनको नहीं है। अच्छा, जिनको तो यूरिक एसिड का इशू है उनके लिए एक टिप ये है कि वो सुबह एम्प्टी स्टमक में 1 ग्लास पानी के अंदर जस्ट 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड करेंगे और उसको वो 1 वीक तक या 15 डेज तक इसको कंटिन्यू करें। अच्छा। उससे उनका जो क्रिस्टल्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा है या उनको स्वेलिंग पेन बहुत ज़्यादा है तो वो उससे बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। ये सिर्फ यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं जो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स नहीं है उनके लिए ये मसला बन सकता है? मसला ये है कि उनको एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है, उनको एम्प्टी स्टमक में हम ये नहीं देते। अगर उन्होंने इस्तेमाल करना है तो वो सैलड के ऊपर या किसी अपने सालन के ऊपर ऐड कर लें, वो एम्प्टी स्टमक ना लें। ये सिर्फ यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे फ्रूट्स सब खा सकते हैं? फ्रूट्स में भी हाँ, फ्रूट्स में सब खाए जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा डेयरी की बात आ जाती है, दूध दही का इस्तेमाल जो है वो लो फैट डेयरी का इस्तेमाल करना है हमने। अच्छा, इसके अंदर फैट वाली जो डेयरी है जैसे दही और दूध के ऊपर से बलाई हटा के और 1 कप से ज़्यादा नहीं दिन में इस्तेमाल करेंगे। ये भी समटाइम्स क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई होती है आपके जॉइंट्स में, तो ये समटाइम्स थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमने लो फैट इनको डेयरी प्रोडक्ट्स देनी होती हैं। हाई फैट नहीं ले सकते ये लोग, और उसके अंदर कोई स्वीटनर वगैरह ऐड करके ये लोग नहीं लेंगे। लिमिट करेंगे जस्ट 1 कप तक, या 1 कप मिल्क ले लें या 1/3 कप योगर्ट का ले लें पूरा दिन में। अच्छा, इतना ले सकते हैं ये लोग। इसके अलावा फ्रूट्स ये लोग सब खा सकते हैं। वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को छोड़ के बाकी सब खाया जा सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको मीट बता दिया कि इसमें चिकन इस्तेमाल हो सकता है, और लेकिन उसकी भी क्वांटिटी देखनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, चिकन ये है कि वो आप 2 से 3 आउंसेस जो है वो डेली खा सकते हैं, इससे अच्छा। ज़्यादा नहीं। और एग्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फ्राइड चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, फैटी और फ्राइड फूड्स। और इसके अलावा जो शुगरी वाइट रिफाइंड वाइट शुगर वाली चीज़ें हैं उनको इन्होंने अवॉइड करना होता है। क्या